अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। पहले है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देखिए, जब आपको पैराग्राफ देगा ना, तो पहले आपको उर्दू में अंदर पैराग्राफ देगा तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर दे रहा 121 नंबर में, वर्जिश करने से जिस्म कैसा हो जाता है? मजबूत, तंदुरुस्त, और उसके बाद साथियों आगे है खूबसूरत, और उसके बाद आगे है जिससे डूल। तो ऊपर में आपको सबसे पहले यहां पर होगा वर्जिश सेहत के लिए जरूरी है, इससे जिस्म मजबूत होता है। तो क्या होता है? मजबूत, यहां पे लिखा हुआ है। तो अब आपका इसका क्या हो जाएगा? वर्जिश करने से जिस्म कैसा होता है? तो मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू आपको साथियों ऑप्शन ही चलना है। उसके बाद आगे है, किन लोगों पर सुस्ती और काहली सवार रहती है? जो खेलते नहीं, जो वर्जिश नहीं करते, जो अच्छी ग़िज़ा नहीं लेते, जो बीमार रहते हैं। किन लोगों पर सुस्ती और काहली सवार रहती है? तो यहां पर आप देखेंगे, हमने यहां तक पढ़ लिया है, आगे पढ़ेंगे। जो लोग वर्जिश नहीं करते उन पर हर वक्त सुस्ती और काहली सवार रहती है। तो दोस्तों, किन पर रहती? जो वर्जिश नहीं करती। तो अब आपका इसका आंसर हो गया कि किन लोगों पर सुस्ती और काहली सवार रहती है? जो खेलते नहीं, जो वर्जिश नहीं करते। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्जिश करने वाले जब दौड़ते हैं तो उनमें क्या पैदा होती है? तवानाई, ताजगी, भर्ती और चुस्ती। दौड़ते हैं तो उनमें क्या पैदा होती है? आप यहां पैराग्राफ में जहां से पढ़े हैं उसको छोड़कर आगे पढ़िएगा। हमने यहां तक पढ़ लिया है कि सवार होती रहती है, काहली सवार रहती है। इसके बरअक्स वर्जिश करने वाले लोगों की न तो जल्दी सांस फूलती है और वो न मेहनत का काम करने से थकन महसूस करते हैं, और दौड़ने से तो उनमें ताजगी पैदा होती है। दौड़ने से क्या होती है? ताजगी पैदा होती है। ताजगी लफ्ज आया है यहां पर। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वर्जिश करने वाले जब दौड़ते हैं तो उनमें क्या पैदा होती है? तो दोस्तों ताजगी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वक्त वर्जिश के लिए बेहतर है? शाम का वक्त, सुबह का वक्त, और उसके बाद 4 बजे का वक्त, सर्दियों का वक्त। वक्त के बारे में पूछा गया कि कौन सा वक्त वर्जिश के लिए बेहतर है। तो दोस्तों जहां से आपने पढ़ा उससे आगे पढ़िएगा। थकन महसूस करते हैं ना, यहां तक तो पढ़ चुके हैं। और दौड़ने से तो उनमें ताजगी पैदा होती है। वर्जिश करने के लिए सुबह का वक्त सबसे बेहतर है। कब का वक्त बेहतर है? सुबह का वक्त सबसे बेहतर है। तो अब आपका इसका आंसर हो गया। हम लोगों को पूछा गया था कि कौन सा वक्त वर्जिश के लिए बेहतर है? शाम का वक्त, सुबह का वक्त, 4 बजे का वक्त, सर्दियों का वक्त। तो दोस्तों क्या होगा आपका? सुबह का वक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुकूमत ने कहां पर वर्जिश करने का सामान लगा रखा है? दुकानों में, बाजारों में, पार्कों में और गलियों में। वर्जिश करने का कहां सामान लगा रखा है? तो दोस्तों जहां से आपने अभी पैराग्राफ छोड़ा उससे आगे पढ़िए। सुबह का वक्त सबसे बेहतर है। आजकल तो हुकूमत ने पार्कों में वर्जिश करने का सामान लगा दिया है। तो कहां लगाया है सामान? पार्कों में। कहां पर? पार्कों में। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
हुकूमत ने कहां पर वर्जिश करने का सामान लगा रखा है? दुकानों में, बाजारों में, पार्कों में, गलियों में। तो आपका क्या होगा? पार्कों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है 126 नंबर में, पहले हर मरहले में वर्जिश करने के लिए क्या होता था? अखाड़ा, खेल का मैदान, स्टेडियम और क्लब। जी, हर महल्ले में वर्जिश करने के लिए क्या होता था? तो आप जो है यहां पर आप देखेंगे कि जी वर्जिश करने के लिए सुबह का वक्त सबसे बेहतर है। आजकल तो हुकूमत ने पार्कों में वर्जिश करने का सामान लगा दिया है, वहां भी वर्जिश की जा सकती है। हर आदमी को चाहिए कि वो सुबह नाश्ता से पहले पहले खेल के मैदान में जाकर कुछ कुछ दूर दौड़कर वर्जिश करे। पहले लोग वर्जिश पर बहुत जोर देते थे। इसका इतना रिवाज था कि हर मोहल्ले में एक अखाड़ा जरूर होता था, जहां मोहल्ला के लड़के और बूढ़े तक इकट्ठा होकर कुश्ती लड़ते थे। क्या करते थे? कुश्ती लड़ते थे अखाड़ा में। तो अब आपको इसका आंसर हो जाएगा कि पहले हर मोहल्ले में वर्जिश करने के लिए क्या होता था? तो दोस्तों अखाड़ा। क्या होगा? अखाड़ा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला है हुकूमत की जमा है। हुकूमतें, हिकमतों और हाकिमों, और दोस्तों आगे आपका हाकिमों, हुक्कामों। हुकूमत की जमा क्या होगी? 127। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हिकमतों लिखा हुआ, हुकूमतों नहीं लिखा हुआ, तो कट जाएगा। हुकूमत की जमा है हुकूमतें। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 128 नंबर में, मजबूत का मुतजाद है। कमजोर है, दुबला है, सुस्त है और लागर है। यानी मजबूत का उल्टा क्या होगा? तो देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे तो दोस्तों आपको यह मिलेगा कि मजबूत का उल्टा होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। यह आपका एक पैराग्राफ हुआ। अगला पैराग्राफ फिर कह रहा है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इबारत को पढ़ना है और एक आपको साथियों इसमें से ऑप्शन चुनना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। रजिया सुल्तान आवाम की कौन थी? हमदर्द और गम गुसार, दोस्त और मुखलिस, मुहाफिज और मददगार, मददगार और मुहसिन। रजिया सुल्तान आवाम की कौन थी? तो यहां पर देखिए रजिया सुल्तान दरबार में बेनकाब आती थी, वो आवाम की मुहाफिज और मददगार थी। कितना लफ्ज है? मुहाफिज और मददगार थी। मुहाफिज और मददगार थी। तो अब इसका क्या होगा कि रजिया सुल्तान आवाम की कौन थी? तो यहां पर लिखा हुआ है मुहाफिज और मददगार, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है उसने आवाम में किस चीज को आम किया? बराबरी और भाईचारे को, मोहब्बत और प्यार को, ईमानदारी और मसावात को, दयानतदारी और बराबरी को। उसने आवाम में किस चीज को आम किया? किसने? रजिया सुल्तान ने। तो इसके लिए आप देखेंगे जहां पर पैराग्राफ आपने छोड़ा उससे आगे पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। वो आवाम की मुहाफिज और मददगार थी। वो तमाम रियाया को एक नजर से देखती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। क्या चीज को आम किया? बराबरी और भाईचारे को। बराबरी और भाईचारे को आम किया, है ना? तो अब इसका आंसर हो जाएगा, उसने आवाम में किस चीज को आम किया? बराबरी और भाईचारे को। बराबरी और भाईचारे को। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है 131 नंबर में, वो मुल्की मामलात में किससे मशवरा करती थी? अपने वजीरों से मशवरा करती थी, अपने 40 अमीरों से मशवरा करती थी, अपने करीबी साथियों से मशवरा करती थी, फौज के सिपह सालारों से मशवरा करती थी। मुल्की मामलात में किससे मशवरा करती थी, यह पूछा गया है। तो हमको जो पढ़िएगा जहां से पैराग्राफ आपने छोड़ा है उससे आगे, वो तमाम रियाया को एक नजर से देखती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया।
रजिया सुल्तान ने मुल्क के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा। उनसे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। किससे मशवरा करती थी? तो अमीरों में बांटा तो अमीरों से मशवरा करती थी। अमीरों में बांटा तो अमीरों से मशवरा करती थी। तो अब आपका यहां पर होगा कि वो मुल्की मामलात में किससे मशवरा करती थी? 131 नंबर में। तो दोस्तों अपने वजीरों से जी नहीं, अपने 40 अमीरों से मशवरा करती थी। अपने 40 अमीरों से मशवरा करती थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 131 का बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया? एक तुर्क अमीर को, एक फौजी सिपह सालार को, अपने भाई को, एक हबशी गुलाम याकूत को। तो मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया? वो दोस्तों पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा जहां से आपने छोड़ा है। 40 अमीरों में बांटा, उनसे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। किसको दिया था? एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। तो इसको आप देखेंगे तो दोस्तों 132 नंबर में उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया था? एक तुर्क अमीर को, एक फौजी सिपह सालार को, एक अपने भाई को, एक हबशी गुलाम याकूत को ना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर में, रजिया को किसने तख्त से उतारने की साजिश की? तुर्क अमीरों ने, उसके भाइयों ने, उसके फौजियों ने, उसके करीबी रिश्तेदारों ने। रजिया को किसने तख्त से उतारने की साजिश की? तो आप यहां पर देखिएगा कि किसने तख्त से उतारने की साजिश की। यह अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। यह बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई, उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की। तो किसने की? तुर्क अमीरों ने। किसने की उतारने की साजिश? तुर्क अमीरों ने। तो अब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 133 नंबर में कि रजिया को किसने तख्त से उतारने की साजिश की? तो आपका हो जाएगा तुर्क अमीरों ने। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 134 में, अख्तियार की जमा है अख्तियारात, अख्तियारातें, अख्तियारातों और अख्तियारातेन। तो अख्तियार की जमा है साथियों अख्तियारात, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमानदार का मुतजाद है नेक, बेईमान, बेजमीर और फर्ज शनास। ईमानदार, ईमानदार का उल्टा क्या होगा साथियों? बेईमान। क्या होगा? बेईमान। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों टोटल जो है 121 से लेकर 135 तक टोटल आपको पैराग्राफ से 15 सवाल पूछा गया है। अगर आपका लैंग्वेज 1 उर्दू रहेगा तो उसमें जो आपको सवाल पूछेगा साथियों, एक हिस्सा है नस्र से, दूसरा हिस्सा है नज्म से। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज 2 उर्दू है तो उसमें दोनों इसी टाइप से जो है आपको केवल और केवल नस्र पूछेगा, नज्म नहीं पूछेगा। इसके विपरीत अगर आपका हिंदी लैंग्वेज 2 है तो उसमें दोनों का गद्यांश होगा, कविता नहीं होगा। और अगर लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है तो उसमें एक कविता और एक आपका पैराग्राफ। ये साथियों सीटेट के अंदर जो सवालात आते हैं ये इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं और एक एक चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। असल मसला तो यहीं से है जे, असल चीज जो है वो इसी में है। चलिए 132 का गलत बता दिए हैं क्या? क्या बताए थे 132 का? उसने, हाँ यहां है ना डी वाला, एक हबशी गुलाम याकूत को, डी वाला होगा 132 का। 132 का डी होगा, एक हबशी गुलाम याकूत को। ये तो पैराग्राफ में आया था, हो सकता है कि मिस्टेक में हमने इसको बता दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 136 नंबर में कहा जा रहा है
कि जबान की तालीम के हवाले से कौमी दरसियाती खाका 2005 का कौन सा बयान दुरुस्त है। यानी एनसीएफ 2005 जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट है भाषा के मुताबिक, वो आपको बताना है। पहला है, तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालीम मादरी जबान से शुरू करते हैं और स्कूली तालीम के 10 साल मुकम्मल होते होते वो 2 और जबानें सीख लेते हैं। पहला में कहा गया कि वो अपने घरेलू जबान से तालीम शुरू करते हैं और जब उसकी साथियों वो 10 साल मुकम्मल होते हैं तो वो 2 और जबानें सीख लेते हैं, यानी घरेलू जबान के अलावा 2 जबान, जैसे कि वो हिंदी भी सीख लेगा और अंग्रेजी भी सीख लेगा। तो दोस्तों यही ना होता है, हमें 8वीं क्लास तक मादरी जबान में, उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे जैसे जैसे जे उसका मेयार बढ़ते जाता है उसे हमें दूसरी जबान सिखाते जाना है। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल लग रहा है सही है। तमाम बच्चे रियासत की जबान अंग्रेजी और एक गैर मुल्की जबान सीखते हैं। अब भाई रियासत की जबान से सीखते हैं फिर अंग्रेजी सीखते हैं, पहले मादरी जबान से सीखा जाता है, बल्कि ये नहीं होगा। तमाम बच्चे रियासत की तय करदा जबान में स्कूली तालीम हासिल करते हैं और जितनी जबानें मुमकिन है वो सीखते हैं। यानी कहा जा रहा है कि रियासत के द्वारा जो जबान तय की जाती है उसी से वो तालीम हासिल करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तमाम बच्चे आगे पढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखते हैं, ये भी दोस्तों आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जबान के क्लासरूम में अदब की तदरीस से मकसद की तालीम होती है। जबान की आमोजिश, गौर फिक्र और कवायद का फरोग, जबान की आमोजिश सकाफत और समाजी मसाइल के इदराक का फरोग, अखलाकी इक्तिदार का फरोग, मुसन्निफ उसके जमाने और कामों के बारे में इल्म, बाद में मुसन्निफ बनने की। यानी कहा यह जा रहा है जे कि जबान के क्लासरूम में अदब की तदरीस यानी साहित्य के शिक्षण से मकसद की तकमील कैसे पूरी होती है, इस चीज को दोस्तों इसमें आपको कहा जा रहा है। तो पहला यह कह रहा है कि अगर हम साहित्य से जबान की आमोजिश करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे और कवायद का फरोग, तो साहित्य से कवायद का फरोग यह नहीं होगा। लेकिन बी में देखिए जबान की आमोजिश होगी यानी जबान का अधिगम होगा, बिल्कुल सही है। सकाफत और समाजी मसाइल के इदराक का फरोग होगा, यानी हम कल्चर को समझेंगे, यानी कि दोस्तों हम परिवेश को इसमें समझने में हमें आसानी होगी। तो यह बात बिल्कुल सही है आपकी। अखलाकी इक्तिदार का फरोग, मुसन्निफ और उसके जमाने के कामों के बारे में, तो ये जो मुसन्निफ और उसके जमानों के कामों के बारे में, इससे अदब की तदरीस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला आपका गलत है। बाद में मुसन्निफ बनने की, ये भी आपका गलत है, तो बल्कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन जबान के एतबार से जरूरतमंद और नक्शो निगार वाला माहौल बनाने में मुआविन होगा। क्लासरूम में चीजों का नाम लिखना और उन्हें चीजों पर चस्पा करना, तलबा से क्लासरूम में चीजों के नाम अपनी जबान में बताने के लिए कहना, ऐसी फिल्म दिखाना जिसमें नीचे मतन दिया हो, हर कमरा जमात में एक प्रिंटर फराहम करना। दोस्तों हमको यह कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि वो कौन सा काम है जिससे जबान के एतबार से बच्चों के अंदर जरूरतमंद और नक्शो निगार वाला माहौल, यानी हम ये कह सकते हैं कि रंगीन माहौल बच्चे को मिलेगा। तो पहला जो ऑप्शन इसका है वो ये कहा जा रहा है कि क्लासरूम में चीजों का नाम लिखना और उन्हें चीजों पर चस्पा करना, यानी जो नाम लिखा गया उस पर उसको चस्पा कर दिया, पर्ची बनाकर उस पर साथियों डाल दिया गया, यह बात बिल्कुल सही है। बी में है, तलबा से क्लासरूम में चीजों के नाम अपनी जबान में बताने के लिए कहना। जब हम बच्चे से कहेंगे कि अपनी जबान में बताइए, तो दोस्तों यहां पर आपको लग रहा होगा सही, लेकिन यहां पर एक कसीर लिसानी माहौल मिलेगा। लेकिन हमको जब क्लासरूम में हमें एक रंगीन माहौल चाहिए, तो इसके लिए चीजों का नाम लिखना, उन पर चस्पा करना, यह ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए दोस्तों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। तो 138 का दोस्तों क्या होगा,
ए वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दर्शियात से परे जबान यानी लैक, LAC लैक जी, LAC लैक साथियों जी, दर्शियात से परे जबान जे का मतलब है मवाद के क्लासरूम में जबान की आमोजिश, जबान के क्लासरूम में मवाद मौजू की आमोजिश, दर्सियात में जबान को जोड़ना, आमोजिश की जबान और सकाफत। क्या कहा गया आपको? दर्सियात से परे जबान यानी जो आपको पढ़ाई जा रही है उससे बाहर जाना, वही ना हो गया दर्सियात से परे जबान। तो दोस्तों इसमें आपको कहा गया कि मवाद के क्लासरूम में जबान की आमोजिश। पहला जो ऑप्शन है कि जो मवाद है यानी जो आप पैराग्राफ, ये जो मतन है पढ़ रहे हैं, इस क्लासरूम में जबान की आमोजिश, यही दोस्तों आपका है दर्सियात से परे जबान। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है दोस्तों 139 140 नंबर क्वेश्चन कि जबान की आमोजिश के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। देखिए जब यहां पर दिया गया नहीं तो 3 ऑप्शन आपका राइट होगा और 1 ऑप्शन आपका गलत होगा। जो गलत होगा दोस्तों वही आपका सही होगा। तो कौन नहीं है? अगर तमाम आमोजगार किसी जबान से खातिर खाह सर्वकार रखें तो वो उस जबान को सीख सकते हैं, पहला ऑप्शन। जबान की आमोजिश में वक्त लगेगा, जबान की आमोजिश माना अखज करना है, जबान की आमोजिश के लिए कवायद की आमोजिश जरूरी है। देखिए सबसे पहले एक बात आप यह समझ लें, हमें कहा गया कि कौन सा जो है दुरुस्त नहीं है। तो भाई साहब एक बात बताइए, जबान की आमोजिश आसान होती है, कोई भी जबान जो है वो बिल्कुल आसान होती है। ठीक है, तो अगर यह कहा जाए कि अगर तमाम आमोजगार किसी जबान से खातिर खा सर्वकार रखें तो वो उस जबान को सीख सकते हैं। जैसे यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम जबान से इंटरेस्ट रखें यानी उससे हम ताल्लुक जोड़ें तो हम उस जबान को सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो उससे आप ताल्लुक रखते हैं तो उसको सीख लेते हैं, तो यह बात सही है। लेकिन दोस्तों चूंकि यहां पर नहीं पूछा गया है तो जो सही होगा वो नहीं बताना है। जबान की आमोजिश में वक्त लगता है, बिल्कुल सही बात है कि आमोजिश में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, यह बात भी सही है। जबान की आमोजिश माना अखज करना, आमोजिश का मतलब होता है सीखना और सीखने का मतलब होता है दोस्तों माना अखज करना, तो यह बात भी बिल्कुल सही है आपके। जबान की आमोजिश के लिए कवायद की आमोजिश जरूरी है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जबान सीखने के लिए कवायद नहीं सीखेंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। जबान की आमोजिश के लिए साथियों बरतना जरूरी है, माहौल का होना जरूरी है, प्रयोग यानी इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये वाला जो है निगेटिव है, ये गलत है। जो गलत होगा वही हमारा सही होगा, इसलिए कि यहां पर नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट